नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, अम्मा वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं RSN सिंह सर, स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट आई वुड से, या फिर एनालिस्ट, जो भी सर चाहें। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं क्या बोलूँ, सारी जगह इस वक्त हॉट चल रहा है। ईरान में जो ब्लास्ट हुए हैं, ये किसी ने चैलेंज किया ईरान को, या ईरान को सबक सिखाने की तैयारी है? बहुत सारे मुद्दे हैं, और किस तरीके से वॉरफेयर का जो नेचर है अक्रॉस वर्ल्ड वो चेंज हो रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स। तो सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। जी सर। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक नंबर 2 हमास का अरूरा, उसको टारगेट किया बेरूट में, वो मारा गया। और दूसरा ये कासिम सुलेमानी की जो 4th एनिवर्सरी थी, उसके अवसर पे जो लोग वहां उसको अपने रिस्पेक्ट अदा करने गए थे, उन लोगों को टारगेट किया गया। तो अगर आप पूरे इस इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इसके कई फ्रंट्स हैं। और इजराइल के लिए, इजराइल के अपने संदर्भ में, उसके लिए एक लेबनान फ्रंट है, कुछ हद तक सीरिया फ्रंट है, और हूदी फ्रंट है, ईरानियन फ्रंट है, यमनीज फ्रंट है, मानी हूदीज का मैं ये और इसके पहले मेडिटेरेनियन फ्रंट भी था। लेकिन अगर बाकी दुनिया के नजरिए से देखें तो हम देख रहे हैं कि इसके जो हम पर असर डालता है, या दुनिया की राजनीति पे, उसके स्ट्रेटजी और जियोपॉलिटिक्स पे जो सबसे गहरा असर डालता है, वो है गाजा फ्रंट और रेड सी फ्रंट, खास करके रेड सी फ्रंट। तो ऐसे में मैंने ईरानियन फ्रंट का भी आपको बताया। अभी तक कोई डायरेक्टली, सबको मालूम है कि ये जो हुदीज हैं, या ये इनकी प्रशिक्षण, इनका लॉजिस्टिक्स, इनका वेपनाइजेशन, इनका फंडिंग, इनके डॉक्ट्रिन्स, इनका इंटेलिजेंस सपोर्ट, ये सभी कुछ ईरान से हो रहा है, सबको मालूम है। लेकिन जिस तरह से वॉर को कैलिब्रेट किया जा रहा है, उस समय लोग ये अंतिम जो विकल्प है, यानी कि ईरान को अटैक करना, शायद वही अंतिम विकल्प है। तो वो कन्वेंशनल तरीके से, डायरेक्ट तरीके से अभी वो उस स्थिति पे वो नहीं लाना चाहते हैं, जो लोग इसमें मतलब उस रीजन के में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो इसीलिए इनडायरेक्टली प्रॉक्सीज के द्वारा ईरानियंस को टारगेट किया गया है। और आज की खबर है कि इस्लामिक स्टेट, ISIS ने इस पर, या IS खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और आपको मालूम है, इसमें कोई जो भी थोड़ी बहुत गहराई से विश्लेषण करता है उस इलाके के बारे में और आईसिस के बारे में, तो आपको मालूम है कि इसको तैयार करने में, आईसिस को तैयार करने में अमेरिका की क्या भूमिका थी। और आपने देखा था उस समय इनके पास गाड़ियां कहाँ से थी, कौन से हथियार थे। तो वो भी एक वेक्टर की तरह काम करते हैं। तो जब हुदीस को इन्होंने एक जिहादी वेक्टर की तरह इस्तेमाल करने लगा, खास करके मैरीटाइम जिहाद के लिए, और इतने इस तरीके से कि वो जो दुनिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चोक पॉइंट है, मैरीटाइम चोक पॉइंट में रेड सी, जहां से 15% का मतलब वर्ल्ड का ट्रेड होता है, उसको जब टारगेट करने लगे तो इस समय इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इसके आगे अगर यही एस्केलेट करता गया, एस्केलेटरी लैडर में ये एक जो हमला हुआ वहां पर, वहां पे जो कब्रिस्तान में, वो उनके कब्र के आगे, तो वो एस्केलेटरी ऑर्डर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक बढ़ोतरी है। और कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये इसके बियॉन्ड एस्केलेट नहीं करे। लेकिन एस्केलेट करने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर इसका
ईरान रिटेलिएटरी कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये समझ जाइए कि ईरान की जो शाख जो है और उसका जो वहां पे जो रीजनल स्टैंडिंग जो है उसके उसमें बहुत फर्क आ जाएगा और वहां की रेजीम की जो क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये देखिए अब क्या कहें, यही है जिहाद का रंग। कब्र, वो कहे ना कि मेरे कब्र कब्र पे भी आओगे तो मारे जाओगे, ठीक है ना। और दहशतगर्दी का आप देख रही हैं अंजाम। आप दहशतगर्दी का, जिहादी दहशतगर्दी का ये रंग देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में भी ये दुकान सजा लेते हैं दहशतगर्दी की। और ये जितना आप देख रही हैं, ये जमीन का जंग नहीं है, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मजहबों का द्वंद्व है। और हमने देखा है कि दुनिया की बहुत बेहतरीन खूबसूरत जगह, मिसाल के तौर पे लेबनान, जिसको पेरिस ऑफ द जिसकी तुलना पेरिस से की जाती थी, आज वहां पर देखिए, आज वहां पर मिट्टी का रंग इन जिहादियों ने क्या कर दिया है। आपने कश्मीर देखा, सबसे दुनिया की इतनी खूबसूरत जगह, वहां पर उसकी मिट्टी का रंग क्या कर दिया है जिहादियों ने। आपने स्वॉट घाटी में देखा कि वहां पे जिहादियों ने इसका मिट्टी का रंग क्या कर दिया है। तो ये कहीं जमीन की लड़ाई नहीं है, जहां भी अ, जो जिहादी परस्त लोग हैं, वो जहां पे दूसरे कौम के लोगों के साथ, दूसरे मजहब के साथ रहते हैं, उस वो मिट्टी चाहे वो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, और वो चाहे वहां की आबो हवा कितनी भी अच्छी हो, उसको वही वो खूनी रंग दे दिया जाता है। तो ये अभी जानना तक चाह रही हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाह रहे होंगे कि कब्र पे बम फोड़ने का क्या मतलब है? कब्र पे ये जो आत्मघाती हमला किया है, कहा जा रहा है ये कोई पाकिस्तानी है जिसने वहां पर जाके सुसाइड अटेम्प्ट किया, बट मैसेज क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं और किसका हाथ है? आईएसआईएस बोल रहा है, बट आईएसआईएस का लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आईएसआईएस का ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसमें लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अभी तक तो यही खबर आ रही है और इसमें कह रहे हैं कि कोई दो भाई इन्वॉल्व है, वो एक्टेड एज सुसाइड बॉम्बर्स। और आपने सही कहा कि लेकिन आईएसआईएस वो ईरान में अपनी दहशतगर्दी गतिविधियां वो करता रहा है, बिकॉज इट इज वायलेंटली एंटी शिया। और आपको मालूम है, अल कायदा और आईसिस में एक बहुत बड़ा ये फर्क था। जो अल जवाहिरी वगैरह थे, वो ये कहते रहते थे इन आईएसआईएस वालों को कि अभी तुम शियास को मत टारगेट करो, ये किसी और समय के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन वो बगदादी जो था, उनकी नहीं सुनी, और इसी लिए अल कायदा इन इराक जो था, इराक एंड सीरिया, वो आईसिस बन गया। आप समझ रहे हैं, तो दे हैव बीन टारगेटिंग शियाज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तो अभी क्या तक ये जो आईएसआईएस यूज करके इसराइल या अमेरिका ने करवाया ये? बिकॉज बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो जिस तरीके का ये अटैक था, जितनी सोफिस्टिकेशन के साथ ये किया गया, इट इज बियॉन्ड आईएसआईएस ऑल्सो। कहा जा रहा है इसको इसराइल ने कराया, जैसे आप हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि इसराइल ने ईरान को ठोका, या फिर यूएस ने प्रोबेबली किया हो ये नहीं जो नहीं, पूरा। जी। जो आईएसआईएस का जो क्रिएशन था, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है कि उसका वो क्रिएशन अमेरिकन का था। और अमेरिकन ने उसको सीरिया को कैपिचुलेट करने के लिए उसको उसको तैयार किया था। और बाद में जब वो नहीं हो सका, फिर वो आपको मालूम है, फिर ये तितर बितर हो गया। और जहां भी अभी तितर बितर है, आज भी इनको अमेरिका का सपोर्ट है। अगर आप अफगानिस्तान में भी देखें, तो तालिबान को चुनौती देने वाला अभी आईएसआईएस ही है वहां पे, ठीक है।
अब होता क्या है इसमें कि ये इस्लाम में इतने सारे फिशर्स हैं कि अमेरिकन इसको बहुत यूजफुल मानते हैं इसको, कि इन फिशर्स को और वाइडन करने के लिए और उसको फिर वेक्टर्स के रूप में तैयार करने के लिए, इसी प्रक्रिया से तो उन्होंने सोवियत यूनियन का कोलैप्स करवा दिया था। तो ये टिपिकल ये वेक्टर्स वेपन्स के रूप में, कोवर्ट वेपन्स के यूज करते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस तरह की मास किलिंग्स के लिए मोसाड नहीं जानी जाती। आज तक उन्होंने जो भी, अभी आपने देखा होगा कि वो फखरी ज़ादा का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका भी मुख्य तो वो टारगेटेड किलिंग था, बिल्कुल प्रिसिशन ये था। उसके बाद उन्होंने अभी सैयद रजा मौसवी को सीरिया में किया है, वो भी टारगेटेड था। अभी जो अरूरा का किया है वो भी टारगेटेड है। तो एक्चुअली मोसाड इज नॉट नोन फॉर दिस काइंड ऑफ मास किलिंग्स। हाँ, लेकिन मोसाड ना करे, लेकिन मोसाड के साथ जो दूसरे कोवर्टली जो मिले हुए जो तत्व हैं, जो एलाइज हैं, वो उन्होंने इसका अंजाम दिए। और ये देखिए, ये केवल अभी इसराइल की लड़ाई नहीं रह गई, ये जब से रेड सी में अटैक होने लगा है, तो वो ये लड़ाई ये सबके लिए कंसर्न हो गया है। क्योंकि अगर रेड इस तरीके से वाइटल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर किसी स्टेट एक्टर के बहकावे में या उसके सहयोग से, उसके सपोर्ट से अगर बंद कर दे, तो आप समझिए कि इनकी जो पूरी ट्रेड जो है, इनकी जो पूरी ऑयल ट्रेड है सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज की, वो ठप हो जाएगी। तो उनके उनके लिए ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस। तो अब हुआ क्या है, दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि हमारे देश में ये हमारे हम लोग इसको ये पूरे क्राइसिस को, अरब इसराइल ये हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और बाद में ये रेड सी क्राइसिस को हम केवल इंडियन डायस्पोरा की नजर से देखते हैं। कि जब हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो लोग को ये चिंता होने लगी कि हमारे लोगों को उनकी सुरक्षा का क्या होगा, कहीं ये युद्ध फैलेगी तो नहीं, और अगर फैलेगी तो लोग जो वहां पे पैसा कमा रहे हैं उसका क्या होगा, जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उसका उसका क्या होगा। और हमारे यहाँ एक वर्ग है, एक मजहबी वर्ग है, वो बिल्कुल मजहबी चश्मे से इसको देख रहा था कि क्या इस्लाम उनकी तो हमेशा यही उम्मीद रहती है कि जब कोई ऐसा कुछ होता है कि क्या इस्लाम हमेशा के लिए यहूदियों को बर्बाद कर देगा, क्या वहां पर पैलेस्टीनियंस की जीत होगी, क्या जो इजराइल स्टेट है वो नक्शे से ऑब्लिटरेट होगा। तो ये नजरिया इस नजरिए से हमारे दो लोग देख रहे थे। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग, हम अपने देश के अर्थव्यवस्था, अपने आर्थिक जो हमारी इम्पेरेटिव्स है, या हमारी जो हमारे आर्थिक हित है, हम उस नजरिए से हम इसको देख रहे हैं आज। और हमारा आर्थिक जो हमारा मजबूरियां हैं, या अंग्रेजी में जिसको इम्पेरेटिव्स कहते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, आप ये अभी देखिए, आपके तीन जहाज डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट हुए। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि क्या कहा जाए कि डेलिबरेटली टारगेट हुए नहीं हुए, ये इस पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आपके यहाँ के शिप्स जब केप ऑफ गुड होप से उन्होंने रास्ता तय करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका आपका जो, ये तो आपने पहले भी प्रोग्राम में किसी के साथ ये सब बातें जरूर चर्चा की होंगी कि कॉस्ट फैक्टर कितना बढ़ जाता है, फिर उसका समय पर आपको डिलीवरी नहीं हो। आपका 40% ऑयल रशिया से जो आता है, वो भी आजकल इसी रूट से आता है तकरीबन। तो ये इसका इसका आर्थिक असर आप पर पड़ने लगा है। तो कौन कहता है कि ये
इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल आपके दरवाजे पे आ चुकी है। ये जो एमवी साई बाबा को जो इन्होंने अटैक किया, वो बिल्कुल हमारे ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल एज पे था। अब हमारी कोस्ट गार्ड की जहाज गई, उसको लेके फिर उसको स्कॉट करके यहाँ पर उसको ले आए। तो आपके नजदीक तो ये इसका असर तो देखने को मिल रहा है। ये दूसरी बात है कि अभी हम भी अपने फिंगर्स क्रॉस रखा हुआ है हमने, और हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद ये यहीं पे थम जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता गायत्री जी की ये थमने वाली बात है अभी। ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे थमेगी नहीं, और इसके परिणाम बहुत बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत गहरे हो सकते हैं। और अभी सी तक किस दिशा में जा रहा है? आप डिवास्टेटिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो ईरान, इराक, इसराइल, पैलेस्टीन, गाजा, ये एरिया में किसी भी वक्त वॉर छिड़ सकती है। नहीं, वॉर तो हो रही है। वॉर हो रही है। There is an overt war दैट इज going on. ओनली इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ना जो हम देख रहे हैं, नहीं ये नहीं, यहाँ there is an overt war going on. There is a covert war going on. जो ईरान में कल हुआ वो कोवर्ट वॉर का हिस्सा है। जो रेड सी में आप देख रहे हैं उसका वो एक ओवर्ट मैनिफेस्टेशन है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैरीटाइम डोमेन में ये शिफ्ट कर गया है। और दूसरी बात कि अभी तक हम जब भी चर्चा करते थे, आप अगर इंडियन ओशन का मैप ले लें, तो अगर आप वेस्ट में देखें तो ये सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, और ईस्ट में ले लें तो मलक्का स्ट्रेट। तो हम हमेशा चीन के संदर्भ में जब बात करते थे तो हम उनके मलक्का डायलेमा की बात करते थे। हम ये भी कहते थे कि अगर इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की, अगर जो कि अंतरराष्ट्रीय हित में ना हो, जो कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को चैलेंज करे साउथ चाइना सी में, तो हम इनको मलक्का में इस चोक पॉइंट पर हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? अभी तक तो आपकी ये बात हो रही थी, यही विश्लेषण था, लेकिन कभी इस बात की चर्चा तो हुई नहीं कि अगर रेड सी में ऐसा हुआ तो क्या होगा। और आज आपने वो देखा, आज वो परिस्थिति उत्पन्न हो गई। 30 शिप्स टारगेट किए जा चुके हैं। दुनिया की जो तमाम शिपिंग कंपनीज हैं, कई उसमें से बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज ने केप ऑफ गुड होप से उसको रीरूट करना शुरू कर दिया है। जो इंश्योरेंस है जहाजों के, वो कई गुना बढ़ गए हैं। उसका जो एस्केलेटरी फैक्टर है इकोनॉमिक्स वाइज, वो लोगों को उससे लोग पीड़ित हो रहे हैं। अब फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या होगा? तो इसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, बट पूरी पूरी दुनिया के लिए। तो इस चोक पॉइंट के बारे में एक हमको एहसास दिलाया इस कॉन्फ्लिक्ट ने कि कल को हम कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक जिहादी ग्रुप, हुदीज आर नथिंग बट ए जिहादी ग्रुप, एक जिहादी ग्रुप किस तरीके से एक मैरीटाइम चोक पॉइंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस तरह से उसको डिसरप्ट कर सकता है, ये सबसे बड़ा हमको आज आज लेसन है। लेकिन एक और बात याद रहे, और ये पूरी जो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, वो शायद समझ में आ जाए कि उस रेड सी में, जिबूटी में चाइना का बेस है। और चाइना और के वो एक भी शिप पे अटैक नहीं हुआ अभी तक, चाहे जितनी भी शिप्स पे अटैक हुआ, हाँ, चाइना अटैक। देर आर 6 चाइनीज वॉरशिप्स ऑपरेटिंग इन दैट रीजन, लेकिन उन्होंने कभी कोई डिस्ट्रेस कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो बिल्कुल इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि वो कहीं पे तो उनकी मिली भगत है।
कहीं पे उनकी टैसिट सपोर्ट है, टैसिट सपोर्ट नहीं तो हमदर्दी है, कोऑर्डिनेशन है। और तब जब ये लोग कहते हैं ना कि वो गलती से हो गया, ये जो टारगेटिंग हुआ है इंडियन शिपिंग इंटरेस्ट का, मैं इस बात को नहीं मानता। ये गलती कभी चाइनीज शिप्स के खिलाफ क्यों नहीं हुई? तो अब आपने पूरी दुनिया बात कर रही है साउथ चाइना सी और इसके बारे में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का। ठीक है, लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए। आपको मालूम है फिलीपींस ने वो केस भी जीता है चाइना के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की नहीं बात कर रहा है। चाइनीज से तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश, कोई भी इस्लामिक कंट्री इज नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और सर, मलाक्का स्ट्रेट में तो आपने एक टर्म यूज की थी, द चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर, जिसमें हम प्रॉक्सीज यूज करते हैं, और जिहादीकरण ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। नहीं ये नहीं, एक मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं आई कम इन अ लॉजिकल वे। तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं, जब चोक पॉइंट्स की, तो अगर दोनों को आप कंपेयर करें, मलक्का स्ट्रेट को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उधर रेड सी, तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे अस्तित्व का सवाल सवाल इन देशों का, आर्थिक अस्तित्व का। और इनका अगर आर्थिक अस्तित्व खत्म हो जाए, तो ये बता दूं, आपको मालूम है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से ये बांट बांट लिया गया था, ये पूरा मिडिल ईस्ट है जो यूरोपियन पावर्स में, और किस तरह से ये आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स, नेशन स्टेट्स बनाए गए थे। तो अगर इनका जो तेल का आवागाही जो अगर बंद हो गया और किसी तरह से इम्पैक्टेड हुआ, तो ये जान लीजिए कि इनका अस्तित्व खतरे में है। उससे भी ज्यादा खतरे में हम कहते हैं ना कि इसराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स इनका ज्यादा है, खास करके ये सुन्नी वर्ल्ड का, उनका। आप समझ रहे हैं इस पूरे हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है, वो अरब देशों के लिए ज्यादा सीरियस है बजाय कि इसराइल के। इसराइल तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा, लेकिन ये कोलैप्स कर जाएंगे। इकोनॉमिक कोलैप्स कर गए तो पॉलिटिकल कोलैप्स तो आप मालूम है, आप शेख्स जो है वो कितने वीक विकेट पे है वो। तो ये देखिए, ये अगर आप इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है, तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मैरीटाइम मैरीटाइम जो इम्पेरेटिव्स है, उस पर जिहादियों का चुनौती, या यूं कहें कि मैरीटाइम डोमेन में इस्लामिक जिहाद का की चुनौती। और ये कब से शुरू हुआ? तो पहले आपको मालूम है कि पहले ये कुछ अमेरिकन शिप को वो डॉक में है, एंकर्ड है, उसको जाके अटैक कर देते थे। वहां से शुरुआत हुई, जैसे यूएसएस कोल को अटैक किया था। उसके बाद से क्या हुआ है कि ये 26/11 हुआ है। 26/11 was the first केस ऑफ जिहादी मैरीटाइम टेररिज्म, जहां पे बाय मीडियम ऑफ सी टेररिस्ट ट्रेवल टू अनदर कंट्री। और 26/11 के बाद ये आपने देखा कि अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो अभी हुआ है, अभी दुनिया ये
बिल्कुल इसका 26/11 के बाद दुनिया के हर देश ने बड़ी गहराई से उसका अध्ययन किया, जो भी मुंबई पे अटैक हुआ था उसका। और दुनिया के सारे मैरीटाइम कंट्रीज ने बहुत पुख्ता कदम उठाए कि उनके भी देश के खिलाफ ऐसी ऐसी कोई मैरीटाइम जिहाद या मैरीटाइम टेररिज्म की घटना नहीं हो। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है ये कि जो हूदीज ने किया है कि ये एक स्टेप और एक और स्टेप वो उन्होंने बड़ा लिया है, और अब वो चोक पॉइंट को वो टेररिज्म का वो टेरराइज कर रहे हैं, वो चोक पॉइंट को डिसरप्ट कर रहे हैं। और अगर यही अगर होगा, अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, तो भविष्य में ये बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो कि अपने ये जो प्रॉक्सीज हैं उनको इस्तेमाल करेंगे ये चोक चोक पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए। आपकी चोक पॉइंट्स ब्लॉक हो जाएंगी, और आप जो स्पॉन्सर है देश, जो एक्चुअली जो प्रॉक्सीज का स्पॉन्सर है, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू डोंट वांट टू गो अपवर्ड्स इन द एस्केलेटरी लैडर। लोग वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब मैं कहता था कि देखिए नेचर ऑफ वॉरफेयर जो है ना वो बदल गया। पहले क्या होता था कि एक कहावत है, द बलून हैज गॉन अप। ये फौज में एक कहावत है कि भाई व्हेन द बलून विल गो अप और द व्हेन द बलून है, कि यानी कि युद्ध युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन यहाँ युद्ध चल रही है और आप उस युद्ध के में इतने ज्यादा असहाय होते हैं, क्योंकि आप युद्ध से बचने के लिए आपने बहुत सारे आपको इस तरह के जो इस तरह की जो हरकतें हैं जिहादियों के द्वारा या नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, वो आपको सहना पड़ेगा। यू आर कंडेम्ड टू सफर। और वही हमारा हुआ है पाकिस्तान के साथ, कि आपने एक स्पेक्ट्रम के एक एंड में न्यूक्लियर वेपन्स, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि इधर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और इधर कन्वेंशनल, ये आपकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। अब पाकिस्तान सोचता है कि ये दोनों के बीच में हम जिहाद कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, कोई कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। वही यहाँ पे हो रहा है, जो हमारे साथ पाकिस्तान के संदर्भ में हो रहा है, वो यहीं पे हो रहा है कि एक तरफ अब बिल्कुल रीजनल, फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, ठीक है, और एक तरफ आपकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। तो बीच में ये जिहादियों का बहुत सा, जैसे हूदीज कर रहे हैं, उनका कार्रवाई करने का बहुत सा स्कोप है। इसीलिए जो स्पॉन्सर जो है उस तक आते आते आप बहुत समय लग जाएगी और आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी वहीं पे। दिस इज व्हाट वी सॉ इन यूक्रेन। यूक्रेन में अगर कोई कहे कि ये पूरी काइनेटिक, फुल काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, नो, वो इसी तरीके से बहुत कैलिब्रेटेड वॉर था। तो आपके सुनने वाले दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कभी भी इस चीज पे ना जाए कि उसके पास 1000 टैंक, मेरे पास 500 टैंक, उसके पास 11, अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा आने वाला। वो उस तरीके से अगर आप इसको मिलिट्री कैपेबिलिटी को अगर आप उसको एसेस करेंगे, तो ये जो बदली हुई युद्ध पद्धति जो है वो उसके उसके बारे में आप कोई सही कदम नहीं उठा पाएंगे आप, जैसा कि यहाँ यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद इसमें एक और आप ये पूरे मामले में, रेड सी के मामले में आपने एक चीज देखा, जो मैंने कहा, जो चाइना का जो रवैया रहा है, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कई डिस्ट्रेस कॉल्स आए, ना उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है उसमें कोई हिस्सा। आखिर ये इट्स इंटरनेशनल शिपिंग लेन, इसमें तो देशों में मतभेद नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कोई
कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो हिस्सा। चाइनीज बहुत खुश है मैडम, वो यही चाहते थे। आपका जो ग्लोबल मैरीटाइम फोकस जो है, खास करके अमेरिकन मैरीटाइम फोकस, वो इंडो पैसिफिक से या साउथ चाइना सी से डिवाइड हो गया या शिफ्ट कर गया है यहाँ पे। एंड दैट इज व्हाट द चाइनीज वांटेड। तो आप देखो ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के कितने मैनिफेस्टेशंस हैं, कितने मैनिफेस्टेशंस हैं। और इसलिए आप इसे असेसमेंट लगा सकते हो कि आखिर इस युद्ध करवाने में कौन कौन सी ताकतें इंटरेस्टेड होंगी। तो उनका स्ट्रैटेजिक फोकस जो है वो अमेरिकन का डिवाइड हो गया, ताइवान से, साउथ चाइना सी से, ईस्ट चाइना सी से। उनका जो मैरीटाइम फोकस है, इट हैज शिफ्टेड वेस्टवर्ड्स। तो ये एक स्ट्रैटेजिक गेन है चाइना का। तो और सर इसमें चाइना का कोई हाथ हो सकता है क्या? बिकॉज ईरान एंड चाइना एनीवे आर गुड फ्रेंड्स। ईरान, चाइना, उसी टर्की, मलेशिया, रशिया, ये सब आपने एक साइड। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, इट इज एनीबॉडीज गेस, इट इज एनीबॉडीज गेस। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं जब लॉजिकली मैं बातें रख रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप वो आपको आपके जहन में आने लगेंगी। और आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरी क्या है कि देखिए, जो चाइनीज का वो अपनी जो इमीडिएट मैरीटाइम इन्वायरमेंट है चाइना का, उससे वो बिल्कुल वो बाहर वो निकल चुके हैं अभी। मैंने कहा ना, इस रीजन में 6 शिप्स हैं उनके, जिबूटी में उनका बेस है। तो वो ये महसूस करते हैं कि अगर उनको अपनी हिफाजत करनी है, अगर चीन की हिफाजत करनी है, अगर ताइवान से फोकस हटाना है, तो उनको मैरीटाइम डाइवर्जन्स उनको क्रिएट करने होंगे। और ये डाइवर्जन उन्होंने क्रिएट कर दिया है। अब कई लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि इसी डाइवर्जन की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है, जो रेड सी क्राइसिस चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इसका फायदा उठा के वो ताइवान पे हमला बोल दें? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो अब और आपको मालूम है कि चाइना को नॉन स्टेट एक्टर्स, जिहादियों से कोई परहेज नहीं नहीं, वो तो सर यूज करते रहे ना, हमेशा से यूज है। किया उन्होंने। भारत हाँ, भी तो एक प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। नहीं, इवन इवन मैडम, नॉर्थ कोरिया के यू कैन हार्डली कॉल इट अ स्टेट। वो भी चाइना के लिए एक नॉन स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स जितने हैं, जिहादी ग्रुप्स, उनके फेवर में कितने बार इन्होंने वीटो किया है चाइनीज ने। तो हुतीज भी जो है वो इतने ही उनके लिए प्रिय होंगे, क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को टारगेट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वहां पे। और ये सब तब हुआ है मैडम, जब जब रशिया ने ऑलमोस्ट, जब रशिया यूक्रेन वॉर जीत ली है, उससे और इनको हौसला मिला है चाइनीज को और ईरानियंस को। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये सोचा कि ये सही वक्त है अमेरिकन इन्फ्लुएंस को वेस्ट एशिया में निगेट करने के लिए। तभी चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में रेप्रोचमा करवाने की बहुत कोशिश उन्होंने की। और फिर रशियंस भी आए, और आपको मालूम है कि उनको उनका कैसा वहां पे वेलकम हुआ। ठीक है ना। और तो ये इसको जियोपॉलिटिकली अगर आप उस एंगल से देखें, तो इसमें चाइनीज का एक बहुत बड़ा इसमें रोल लगता है। बिना चाइनीज बैकिंग के ईरान इतना बड़ा प्रॉक्सी वॉर ये ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता। और
अगर अभी जब हम बात कर रहे हैं एक शिप है एमवी लीला नॉरफॉक, ये कल रात को हाईजैक कर ली लास्ट इवनिंग नियर द कोस्ट ऑफ सोमालिया। सो वही जो सर आप कह रहे हैं, जिहादीकरण ऑफ मैरीटाइम रूट्स, एग्जैक्टली जी वही हो जी रहा है जी जी अब जी जी स्टेट। बिल्कुल। पायरेट्स होते थे हमेशा से, दैट वाज नॉट अ बिग डील, बट ये जो नो नो स्ट्रैटेजिक नहीं नहीं करने के नहीं लिए। वो जो सोमाली पायरेट्स है ना, उनके पास हुतीस की तरह मिसाइल्स और वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह नहीं है उनके पास। उनके पास ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, यू नो दे हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हुदीज का है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हुदीज एंड द सोमाली पायरेट्स। अब ये देखिए कि अ, अब आपकी चाइना की जो मैरीटाइम महत्वाकांक्षा है, वो इस बात से बिल्कुल ये साफ हो जाती है कि उन्होंने अभी अपने डिफेंस मिनिस्टर को, जो नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, वो चाइनीज नेवी का है, जो चीफ रह चुका है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि चाइना कितना एक आर्मी ओरिएंटेड कंट्री रहा है, क्योंकि वो तो जो वहाँ की आर्मी है वो हमेशा से पार्टी का हिस्सा रही है, तो उसको तो ये बोलते ही हैं पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है ना, और ब्रैकेट में नेवी, ठीक है ना। लेकिन इस बार उन्होंने एक एडमिरल को, जो कि वाज द चीफ ऑफ देयर नेवी, उसको इस बार उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। और इसका कारण यही है कि वो अपना जो ग्लोबल, रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम जो प्रेजेंस है और इन्फ्लुएंस है, उसको वो बड़े एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। और उसको पुश करने का तरीका है जो ये हुदीस के द्वारा जो करवाया जा रहा है, जो रेड सी में, ठीक है। तो जी सर, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज जो कि आ रही है साउथ कोरिया से, कि साउथ कोरिया ने अब उनका एक आइलैंड है योन पियोंग, वहां पे 2000 लोग रहते हैं, वो खाली करा लिए बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग एन अटैक बाय नॉर्थ कोरिया एंड दिस इज हैपनिंग राइट फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स। सुबह से ये चल रहा है और इवैक्यूएशन इज ऑन, व्हाइल वी आर स्पीकिंग इवैक्यूएशन फ्रॉम दिस आइलैंड इज ऑन। तो तो आप ऐसा देख लग रहे रहा हैं है कि कि जी ये मेरा असेसमेंट कितना सटीक है, जो मैं कह रहा था कि टू डाइवर्ट द मैरीटाइम फोकस फ्रॉम दैट रीजन, ठीक है, ये सर रेड सी में करवाया जा रहा है। तो ये उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं होगा कि इस तरह की कार्रवाई चाइना के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में ये इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और अगर एक पूरा आइलैंड, जैसा आप कह रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन ऑब्लिक इंटेलिजेंस जो होगी वो बहुत पुख्ता होगी। और फिर मैंने जो बताया कि एक नेवल चीफ को, एक एक्स नेवल चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ये पूरी मंशा दिखाती है ये चाइना की। और सर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई वहां पर। आईएसआईएस ने क्लेम किया, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम आल्सो मिसिंग। ईरान में आईएसआईएस ने अभी तक पहली बात तो 2 दिन तक वो बोले नहीं तकरीबन। उसके बाद आकर बोलते हैं कि हमने किया है। जो सोफिस्टिकेशन लेवल है अटैक का वो अलग तरीके का दिखता है, चाइना को बेनिफिट हो रहा है। व्हाई वुड यूएसए और फॉर दैट मैटर इसराइल, जैसा आपने कहा, वो साइड नहीं करेगी बिकॉज दे हैव नेवर बीन इन मास किलिंग। बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत टारगेटेड किलिंग होती है। तो आईएसआईएस लोग कहते हैं कि इज यूएस क्रिएशन एंड वर्क्स ऑन यूएसएस ऑर्डर्स। तो ये कुछ कुछ है जो ऐड नहीं कर रहा है सर, प्लीज एक्सप्लेन। मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूं कि आप तो ये बात मानेंगे कि इजराइल, यूएस, सऊदी अरेबिया, कतर, आपको भी एक न्यूज आया ना कि वो फिर से साइन हो गया है अलुदैद बेस का। जी दे आर एलाइज, दे आर एलाइज। अगर एलाइज है तो इन एलाइज का मतलब क्या होता है कि दे आर, इनमें बहुत बहुत घनिष्ठ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी होता होगा।
सबके अपने अपने इंटेलिजेंस एसेट्स हैं, सबके अपने इंटेलिजेंस एसेट्स में कुछ खूबियां हैं और कुछ अपनी अपनी क्षमता है उनकी। इजरायलीज की क्षमता है प्रिसीशन टारगेटिंग। रशियंस की, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, आपको याद है ना, जब हम उड़ीसा में जो वो डेथ्स के बारे में, रशियन पर्सनल के डेथ के बारे में, जब किलिंग्स के बारे में या डेथ कहिए बात कर रहे थे, तो उनकी अपनी क्षमता है। अब अमेरिका का क्या है मैडम, कि अमेरिका एक कोने में बैठा हुआ है दुनिया के। इट हैज गॉट सी इन द ईस्ट, सी इन द वेस्ट, कनाडा टू इन द नॉर्थ, मेक्सिको इन द साउथ। उसको कोई अपना नेबरहुड से उसको कोई खतरा नहीं है। इट्स अ न्यूमरो यूनो पावर, इट कंटिन्यू। तो ये न्यूमरो यूनो पावर कैसे है? ये न्यूमरो यूनो पावर है, ये इन्हीं लोग से पूरे रीजन को मैनिपुलेट करता है। वेस्ट एशिया में इसने एक वेपन तैयार किया, जिहादी वेपन, उसका नाम था आईसिस। वो जिहादी वेपन ये दुनिया भर में सक्रिय है, और आईसिस का पाकिस्तान मिलिट्री का भी संरक्षण है। अफगानिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं आईसिस वाले, या भारत में, उन सब का पाकिस्तान मिलिट्री का संरक्षण है। और इसीलिए अमेरिका ने, हो सकता है इस वेक्टर को यूज किया इन फुल इंटेलिजेंस, इन फुल नॉलेज ऑफ इसराइल। आपने कभी आईसिस को, इसराइल को देखा है आईसिस को टारगेट करते हुए? आई हैव नॉट सीन। द रशियंस केम एंड टारगेटेड द आईसिस। जो इनका मेडिटेरियन फ्लीट था रशिया का, जब उस समय, जब सीरियन वॉर जब चल रहा था, अपने पूरे पीक पे था उस समय, वो रशियंस ने आके कहा कि अच्छा चाहिए, बहुत बदमाश लोग हैं, तुम मार रहे हो, चलो हम भी मारेंगे, ठीक है। सो दीज आर अलग अलग इंटेलिजेंसीज हैं, सब एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम करती हैं। आगे जब मैं जो ये करूंगा तो फिर शायद आपको क्लियर हो जाए ये, कि हाँ, अब देखिए, लोग कहते हैं कि इसको आप मजहबी रंग ना दें, इसको फिर हम क्या रंग दें इसको? ये तीन एच जो है, हुदीस, हमास और हिजबुल्लाह, और ऑफ कोर्स ईरान, इन सब को क्या, आखिर क्या बांधता है? क्यों ये एक ही डोर में बंधे हुए हैं? इस्लाम, जिहाद, तीनों की भाषा एक ही है। हम यहूदियों को हम ऑब्लिटरेट कर देंगे, वो कभी इसराइल नहीं बोलते वो, स्पेसिफिकली वो कहते कि हम यहूदियों को मिटा देंगे हम। उसके बाद आपने देखा कि जब हम नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, तो आप देखिए, इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ 1941 में। तो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, दैट वाज बाय ए स्टेट एक्टर। लेकिन ये जो दिस पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये ये जब कोल्ड वॉर कोलैप्स किया है, कोल्ड वॉर जब हुआ अफगानिस्तान में, उसके बाद का ये फिनोमिनल है। पाकिस्तान मिलिट्री या गवर्नमेंट, स्टेट एक्टर, बाकी नॉन स्टेट एक्टर एज वेपन्स ऑफ कोवर्ट वॉर। उसी तरीके से अगर आप इसका आप देख लें, ये ईरान का स्टेट एक्टर, ईरानियन स्टेट, और नॉन स्टेट एक्टर सो मेनी, जिसका नाम मैंने लिया, हुदीज, हमास, हिजबुल्लाह। और उनको कोऑर्डिनेट कौन करता था? सुलेमानी।
ही वॉज अ मास्टर ऑफ प्रॉक्सी वॉर, और तभी उसको एलिमिनेट किया गया। अब स्टेट एक्टर ने तो पर्ल हार्बर वो कर दिया था। यहाँ पर देखिए नॉन स्टेट एक्टर जो है वो आपके इतने इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट है इंडियन ओशन में, उसको उसमें अफरा तफरी मचा रखी है। उसके बाद अभी जून 2020 में मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान ने एक एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज का नाम क्या था एक्सरसाइज का? द ग्रेट प्रॉफिट एक्सरसाइज कहिए या वॉर गेम कहिए, हाँ द ग्रेट प्रॉफिट। और उसमें क्या किया कि जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है निमिट्स, उसका उन्होंने एक डमी बनाया, ठीक है ना, एक डमी शिप उसी साइज का बनाया और उसको डिस्ट्रॉय किया उनका। और ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। तो उन्होंने ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखिए हम जब चाहे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो चोक पॉइंट है, हम उसको कभी भी हम बंद कर सकते हैं। तो कल को मैडम ये तो टैक्टिक्स कोई भी अपना सकता है, तब कोई भी अपना सकता है। मान लीजिए किसी अपने ही ओशन लाइनर को टारगेट कर दे कोई, मैं मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, और मैंने कहा कि पता नहीं कौन इसको टारगेट कर दिया, एंड देन आप उसको ब्लॉक कर दिया आपने उस चोक पॉइंट को, या डिसरप्ट कर दिया उसने। बिकॉज अगर दूसरे के ओशन लाइनर को करेंगे दैट विल बी डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर। तो ये भी टैक्टिक अपनाया जा सकता है। तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि कल को इसी तरीके से पाकिस्तान जो है, ये चाइना जो है, मान लीजिए हमारा हाइपोथेटिकली चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, उसमें वो पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स को बोलेगा कि भाई देखो यार, इनको बांध के रखो थोड़ा सा, सी दैट दे डोंट गेट आउट ऑफ द इंडियन ओशन टुवर्ड्स साउथ चाइना सी, या देखो ये अरेबियन सी से इधर आगे को ना बढ़ने पाए। मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये लोगों को इस बात को कि मतलब इसका नोट लेना चाहिए कि किस तरीके से जो वॉरफेयर का जो तरीका है वो बदल रहा है। अब अभी हमने देखा कि अब देखो कोऑर्डिनेशन देखो इसका, कि जैसे जैसे हमले तेज हुए हैं गाजा स्ट्रिप में इसराइल के द्वारा, हूदीज के जो एक्शंस हैं रेड सी में, वो भी उसी तरह से प्रोपोर्शनली बढ़ते गए। सो देयर इज कोऑर्डिनेशन। अब है क्या कि इसमें ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है कि अगर मान लीजिए ईरान नहीं डिटर होता है, इतना कुछ हो गया, ईरान को तो आप डिटर नहीं कर पाए, तो इसका एक विकल्प होगा कि ये ज्यादा दिन अगर चलेगा तो ये जो की एलाइज जो अभी बाहर है ना, ये पूरे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियंस के, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनको शामिल होना होगा। ये अभी तक अवॉइड कर रहे हैं, और आखिरी आखिरी तक ये अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पानी सर के ऊपर से चला जाता है, सो दे विल हैव टू जॉइन दिस कोएलिशन। और जब ये ज्वाइन करेंगे तो आप समझ जाइए कि देन ये एक रीजनल, एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। मिडिल ईस्ट में जी स्प्रेड आउट हो जी पूरा। जी जी। अब बस अभी इसमें क्या हो एक रहा है? एंगल और, ईरान से रिलेटेड कुछ भी होता है तो सऊदीज को एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाएगा न्यूक्लियर होने का, जो अभी तक वो यूएस बिल्कुल के कहने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या दिस इज नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ इमेजिनेशन। आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये अभी क्या क्या ऑल्टरनेटिव क्या है? एक ऑल्टरनेटिव है कि
अभी तक तो रेड सी में जो कार्रवाई हो रही है अमेरिका के द्वारा, उसके जो उनकी जो मैरीटाइम एसेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, लेकिन मैडम ये कब तक चला रहेगा कि कुछ आपने सस्ते सस्ते ड्रोन फायर किए और उस पे आप करोड़ों अरबों डॉलर का आप मिसाइल उससे उसको डिस्ट्रॉय करते रहो? ये तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। दूसरा क्या है कि अगर इसमें इसराइल का हाथ नहीं होता तो अभी जो ये 3 बोट जो सिंक किए ना, जो डुबाए हैं मार के, जो अमेरिकन ने, वो देखिए, उसके बाद एक इन्होंने डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किया है उस रीजन में, उसका ये ईरान ने, जिसका नाम है अल्बोर्स। तो इसमें कोई शक की तो बात नहीं है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट का। और दूसरा कि अभी इसके आगे विकल्प क्या है, जैसा मैंने कहा कि क्या आप इसी तरीके से आप अपने महंगे मिसाइल से ये बिल्कुल सड़क छाप ड्रोन्स को आप टारगेट करते रहोगे? तो आखिरी भी मैं इसके आगे का विकल्प तो यही है कि आपको जो हुदीज के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको टारगेट करने पड़ेंगे, उनके फ्यूल डिपोज, उनके एम्यूनिशन डिपो, उनके एयरफील्ड, उनके जितने ये लॉजिस्टिक टारगेट्स है उसको, अगर उससे भी नहीं ये हुआ, अगर काम चला, तो फिर तो आखिरी विकल्प यही रह जाता है कि आप ईरान को फिर टारगेट करें। बट जब और वो जब आप ऑलरेडी इस तैयारी है ईरान को टारगेट करने की, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से ये जो नाउ ये जो हुआ है ना मैडम, कल जो हुआ है ये जो सुलेमानी के उसमें, वो इट इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ ओवर्ट वॉर, आई एम टेलिंग यू, इट इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ ओवर्ट वॉर। लेकिन एक और मैं अपने संदर्भ में आपको मैं कहा, जो आपने बात कही कि देखिए क्या है कि 26/11 जो था वो, वहां से ये मैरीटाइम जिहाद की शुरुआत हुई पाकिस्तान के द्वारा, और हमारे संदर्भ में वो उनको अपना इसका पोटेंशियल उनको एहसास हो गया इसका, कि इससे कितना कुछ किया जा सकता है। और कई ऐसे भी है कि आपको तो मालूम है कि मालदीव्स में कोई 1192 आइलैंड्स है, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, जिसमें 200 आइलैंड जो है मतलब वहां पे मतलब हैबिटेशन है, बाकी आर इनहैबिटेड। और ऐसा भी है कि कुछ ये रिमोट आइलैंड्स पे जैश ए मोहम्मद और जैसे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस ने वो वहां पर अपने बेसेस बनाए हुए थे। और ये भी बिल्कुल ये पुख्ता ये जानकारी है कि जैश ए मोहम्मद का जो उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है ये भावलपुर में, वहां पे ज्यादा आजकल तवज्जो वहां पे या ज्यादा फोकस जो है उनका मैरीटाइम जिहाद में है। बिग स्विमिंग पूल्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर ट्रेनिंग इन अंडर वाटर सबोटाज एटसेट्रा, समझ नहीं, जैश ए मोहम्मद के द्वारा। तो मैरीटाइम जिहाद का एक ये रूप है। अभी क्या हो रहा है कि जी, मैं इंडिया के उसमें बात कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या हो रहा है कि 26/11 के बाद ये भी देखा गया कि जो नारकोटिक स्मगलिंग जो है, नारकोटिक्स और वेपन स्मगलिंग, वो अब साउथ इंडिया के थ्रू आता है। और वो साउथ इंडिया तक कैसे पहुंचता है कि वो इंडियन ओशन में हाई सीज में पहुंच जाते हैं। फिर ये जिहादी अपने बोट्स लेके, जिहादी कहे या जो भी कहे उनको, उसमें वो वो बोट्स लेके वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं मदर वेसल से, और मदर वेसल से वो फिर आपके केरला कोस्ट एंड समटाइम्स आल्सो एट तमिलनाडु कोस्ट, आपकी जितनी वेपन सप्लाई है टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पीएफआई, वो इसी रूट से आ रहा है।
ठीक है। इसीलिए पीएफआई की जो इतना उनका कॉन्फिडेंस है और जिस तरह का उनका पैन इंडियन फुटप्रिंट्स है, इसी कारण से है। तो ये एक रास्ता है। तो और ये भी बता दें आपको कि लक्षद्वीप इस मामले में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जिहादाइजेशन करने की लोगों ने बहुत कोशिश की है, और वहां पर भी है फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए हैं। मैंने इसी संदर्भ में एक उदय इंडिया में मैंने आर्टिकल लिखा था, और वहां की सरकार ने 20,000 कॉपी उसके ऑर्डर किए थे उसके, और इसी इसी जिहादीकरण के ऊपर में। और ये मालदीव्स जो है उसको ये लोग, आपको मालूम है कि गयूम गयूम ने बहुत रेडिकलाइज कर दिया था वहां के पॉपुलेशन, और वो जो रेडिकलाइजेशन जो है वो थमी नहीं उसके बाद। और गयूम जो थे उनकी, ही हैड दैट इस्लामिक और एजुकेशन इन इजिप्ट, इस्लामिक ब्रदरहुड से वो बहुत जुड़े हुए थे। और जो अभी नए राष्ट्रपति बना है, आप तो देख रही हैं और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो उसकी एंटी इंडिया पोस्चरिंग है। और वो एंटी इंडिया पोस्चरिंग यहीं तक नहीं है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट कॉल आफ्टर एज्यूमिंग प्रेसिडेंटशिप, पहला कंट्री कोई विजिट करता था, कोई प्रेसिडेंट मालदीव्स का, वो था इंडिया। इस बार ये चाइना भी नहीं गया, ये टर्की गया। नाउ दैट शुड रिंग बेल्स इन योर माइंड। तो आप एक्सिस राइट। देख रही हैं। द एक्सिस इज टर्की, पाकिस्तान, Maldives, China, with Maldives at the center in the Indian Ocean region. इसी को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप गए थे, जितना मैं समझ पा रही हूँ सर। लोग उसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, बट अगर लक्षद्वीप का वो देखें, पर्शियन गल्फ से तकरीबन जितना भी शिप्स आती हैं सारी की सारी लक्षद्वीप में रिफ्यूलिंग या फिर उनका मेंटेनेंस या जो भी कुछ होता है वो तकरीबन होता है, एंड देन दे मूव टू केरला एट टाइम्स। मतलब केरला और लक्षद्वीप के बीच में, या तो केरला या लक्षद्वीप। और इसके साथ साथ 95% पॉपुलेशन इस्लामिक, लश्कर ए तैयबा के कई सारे फुटप्रिंट्स पाए गए हैं वहां पर लक्षद्वीप में। So नहीं, it is I think tourism is just one replacing Maldives, and I think security और strategic point of view से ज्यादा थी ये विजिट। मैं इतना ही बता सकता हूं कि अगर वहां पे ये रेडिकलाइजेशन नहीं होता और उन आइलैंड्स का इस्लामिक कैरेक्टर बनाने की उनको कोशिश नहीं की जाती, तो वो टूरिज्म वहां पे 100 गुना और ज्यादा होता। It is as good as a destination as Andaman and Nicobar Islands and even Maldives in some cases. लेकिन वहां पे दे आर वेरी स्मार्ट। जो रूल तो इस्लामिक है, लेकिन उनको चाहिए ये जितने आइलैंड्स है वहां पर ये सब कुछ मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड इस तरह का जिहादीकरण और इस्लामाइजेशन। ये भूखे मर जाएंगे वरना। ठीक है ना। सो देयर दे परमिट यू। आई मीन, आप फन एंड फ्रॉलिक जो भी एक होता है आदमी, आइडियल हॉलीडे डेस्टिनेशन, बट लक्षद्वीप कुड हैव बीन एज गुड। तो ये भी As एक कारण है। तो जी 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 जी। जी और ये बहुत चिंता वाली विषय है, जो ये जिहादाइजेशन ऑफ मैरीटाइम डोमेन, स्पेशली इन इंडियन ओशन। बाकी ओशन में तो कुछ नहीं हो रहा है इसका, पैसिफिक में कुछ नहीं है इस तरह का, हमारे यहाँ है। इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन है, क्योंकि एक तो सबसे हाँ, बड़ी मार्केट यहाँ पर, सबसे बड़े ट्रेड रूट्स यहाँ पर, सबसे क्रिटिकल क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशंस यहाँ पर। तो उस ऑब्वियसली यहीं पे होता है। पैसिफिक और अटलांटिक की सर उतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती है। मैं वही पैसिफिक कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। और इसके फेजेस हैं।
आपको मालूम है जब दुनिया में आप देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था और ये सब हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, तो अटलांटिक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन, ठीक है ना। बट नाउ फोकस और हैज शिफ्टेड इंडियन ओशन। जी। होकर और फिर जब जापान का राइज हुआ, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देन जापान का राइज, और जब आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो पैसिफिक बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब तेल का ये हुआ तो इंडियन ओशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद इंडिया बीइंग सच अ बिग इकोनॉमी, आई मीन इंडियन ओशन हमारे लिए और दुनिया के लिए और ज्यादा ये है, इट हैज गेन्ड इम्पोर्टेंस। इसलिए हमको, अगर आप दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मैरीटाइम डोमेन को महफूज रखना पड़ेगा। एंड सोनर और लेटर इंडिया विल हैव टू टेक अ डिसीजन that it has to be a part of international coalition जो अपने शिपिंग लेन्स को प्रोटेक्ट करे। आज आपके 3 जहाज हुए हैं, अगर ये सिलसिला रुकता नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी होगी। और आपको इतना भी बता दूं कि ये सिलसिला एक इजराइल हमास के संदर्भ में शायद ये सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन अब कोई 2 स्टेट सोल्यूशन का वहां पे स्कोप नहीं है। जी अब सर। कोई वहां पे जी। कोई इसको हु विल ब्रोकर, कौन गया है ब्रोकर करने वाला, अब कोई स्कोप नहीं है। तो अपनी जी। बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। इट इज ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू, और आपकी इंसाइट्स बहुत डीप है, और क्या बोलते हैं, मजा आता है सुनने में। एक्सप्लेनेशंस आर वेरी डिफरेंट। जी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। नहीं, और मैं एक बात बता दूं, ये जितने जो डॉट्स है ना, उसको जानने के लिए आपको दर्शकों को मेरी ये किताब है, भारत के अंदरूनी शत्रु, जी। इसको जरूर लोग पढ़ें। सर भाई मुझे एक साइन, लेखक की, मुझे हाँ, साइन पे और जी। हम इसीलिए इतना परिश्रम करते हैं कि किताब लिखते हैं कि भाई एक प्रोग्राम में, 2 प्रोग्राम में तो सारी बातें नहीं एक कर सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन इसको एक पुस्तक के रूप में इसको दिया जाए। तो हम तो यही लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको पढ़ें, इस किताब को। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। सर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इफ इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न, सो दैट पीपल हाँ, कैन इट इज परचेज़। अवेलेबल इन अमेज़न, ठीक है, जी। इट्स अवेलेबल इन अमेज़न। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सर।